हाय गाइस, वेलकम टू एडू मेडिसिन। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं यूपीएससी का जो सोशोलॉजी ऑप्शनल का सिलेबस है वो, एंड उसका जो फर्स्ट टॉपिक है इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी इन यूरोप। बेसिकली हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख रहे हैं कि सोशोलॉजी यूरोप में कैसे आई। यूरोप में आने के बाद जाके वो अमेरिका और पार्ट्स में फैलती है, इंडिया वगैरह। तो वो हम जैसे जैसे टॉपिक्स आएंगे वो डिस्कस करते जाएंगे, बिकॉज फर्स्ट टॉपिक हमारे फर्स्ट पेपर में यही है। और इसके साथ मॉडर्निटी भी कैसे आई। तो कई बार जो इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी है या चेंजिंग वर्ल्ड का जो सिनेरियो है, जब दुनिया बदल रही थी, हम मानते हैं, या हम मॉडर्न एरा में या कंटेम्प्रेरी एरा की तरफ आ रहे थे, मिडिवल टाइम यानी मध्यकाल से, तो उसी टाइम को हम मॉडर्निटी भी कहते हैं। उसी टाइम को हम एक तरीके से बोल देते हैं कि न्यू एज शुरू हुआ था, और वही टाइम था जब सोशोलॉजी भी शुरू हुआ। तो मॉडर्निटी और सोशोलॉजी बहुत कनेक्टेड है क्योंकि दोनों साथ में ही आए। तो हम सब डिस्कस करते रहेंगे चैप्टर में। तो सबसे पहले हम समझ रहे थे कि मॉडर्निटी होती क्या है। अभी हम सिंपली बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। बाद में मैं आपको मॉडर्निटी पे एक प्रॉपर लेक्चर भी लूँगी, बट अभी हमारा जो टॉपिक है उस पर फोकस करेंगे। तो देखिए, मॉडर्निटी को अगर हम सिंपल भाषा में बताएं तो ट्रेडिशन से दूर जाना या ट्रेडिशन को पीछे छोड़ के आगे निकलना, ठीक है। और इस तरीके से बता सकते हैं कि जैसे मॉडर्निटी होती है, अब जो भी मिडिवल टाइम तक, मध्यकाल तक लोगों ने एक्सपीरियंस किया था अपनी सोसाइटी में, अपने पॉलिटिक्स में, जो भी कुछ, उनसे बहुत ही डिफरेंट एक जमाना हो जाना है ना। पुराना जमाना हम कहते हैं पुराने जमाने की चीज़ है, ये नई जमाने की चीज़ है। अब फ़ोन तो नए जमाने की चीज़ है ना, मोबाइल फ़ोन और ये इंस्टाग्राम और ये सोशल मीडिया या यूट्यूब, ये सब नए जमाने की चीज़ है, ये मिडिवल टाइम में तो था नहीं। तो मॉडर्निटी इज़ लाइक कि कुछ न्यू हो रहा है, जो हमारे ह्यूमन जो हमारे पास्ट के लोग हैं वो लोग चीज़ें जो नहीं देखे वो हम देख रहे हैं। ये मॉडर्निटी का नतीजा है। ट्रेडिशन और प्राइमेटिव कम्युनिटीज से मॉडर्न सोसाइटीज़ की तरफ जाना, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू लाइफस्टाइल। पहले मोनार्की थी, राजा का राज होता था, अब डेमोक्रेसी आ गई जहाँ पे जनता चूज करती, तो ऐसे, ठीक है। अब अगर हम यूरोप में मॉडर्निटी कैसे आई है वो देखिए यूरोप में ही सबसे पहले मॉडर्निटी आती है। तो और हमारा टॉपिक का नाम भी यूरोप में ही डिस्कस करने का है, तो यूरोप में ही डिस्कस करते हैं। तो जैसे थिंकर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, सोशलॉजिस्ट हैं, उन्होंने 3 फेजेस में डिवाइड किया या 3 तरीकों से बताया है, मतलब 3 स्टेप्स में जो मॉडर्निटी है या जो मॉडर्न सिस्टम है वो आया यूरोप में, ठीक है। तो फर्स्ट था 13th सेंचुरी से 17th सेंचुरी के बीच में, जिसे रेनेसा बोलते हैं। इतिहास आपने पढ़ा हो, और मैं कहूँगी भी अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है तो अपना जो प्रिपरेशन है वो हिस्ट्री से ही शुरू करें। बिकॉज क्या होगा, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, तो आपकी जो अदर सब्जेक्ट हैं, आपका ऑप्शनल जो भी हो, लाइक पॉलिटी, सोशोलॉजी, हिस्ट्री अगर हो तो, या आपका सेकेंड पेपर पॉलिटी का होता है, ज्योग्राफी का पेपर होता है, एथिक्स को छोड़ के ज्योग्राफी वगैरह वगैरह, इन सब में आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। तो हिस्ट्री अपनी पहले क्लियर करिए, फिर इस पे आइए। और आप अगर सोशोलॉजी के स्टूडेंट है, नॉलेज के लिए देख रहे हैं, तो बाकी मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगी, चैप्टर पूरा हिस्टोरिकल है, ठीक है। तो रेनेसा के फेज में क्या होता है, लोग रीथिंकिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो उनकी आइडियोलॉजी होती है वो मॉडर्निटी की तरफ बढ़ती है, मतलब उनकी थिंकिंग में वो लोग क्वेश्चन करते हैं कि इससे पहले का जो फेज होता है वो ऐसा फेज होता है जहाँ पे केवल गॉड, प्रीस्ट, चर्च, यही सब इंपॉर्टेंट होते हैं, किंग। इंसान की कोई अहमियत नहीं होती, जो मर्जी सजा दे दो, कोई लॉ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ये एज क्वेश्चन करने का, ये एज साइंटिफिक थोड़ी मॉडर्निटी आने का हो जाता है। देन सेकेंड फेज हम बात करें तो वो 18th सेंचुरी का यूरोप है, जो एक्सपीरियंस करता है क्या, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से होता है, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो राजनीति है उसको एकदम उलट फेर करके रख देता है। अब राजा की नहीं जरूरत होती है, लोग प्रेस की डिमांड करते हैं, सिटीजन की जो राइट होती है उसके बारे में बात करते हैं, ह्यूमन राइट के बारे में बात होती है। उसके बाद जो सोसाइटी होती है उसमें ह्यूमनिज्म आता है। ह्यूमनिज्म कैसे आता है कि इससे पहले सोसाइटी में गॉड सेंटर में थे, ठीक है, गॉड के अराउंड सब कुछ था, ह्यूमन की कोई राइट नहीं थे, लेकिन अब ह्यूमन के अराउंड सब कुछ है। इस टाइम से आइडियाज डेवलप होते हैं, मतलब
जो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट होता है, धर्म सुधार आंदोलन होता है, तो उसमें यही बात कही जाती है कि भगवान ने हमें पैदा करके छोड़ दिया है, गॉड ने हमें छोड़ दिया है, अब आपके ऊपर है कि आप अपनी लाइफ कैसे जीते हैं, ठीक है। ऐसी आइडियोलॉजीज डेवलप होने लगती है जो कि और ह्यूमन सेंट्रिक होती है, ह्यूमन की राइट, ह्यूमन की नेचुरल राइट जो होती है कि हमें कोई मार नहीं सकता, सजा भी देनी मतलब अगर पनिशमेंट भी कोई दी जाए तो उसके लिए पूरा प्रोसीजर हो, इन सब चीज़ें एक नई थिंकिंग आने लगती है जो कि आप प्रेजेंट सोसाइटी में देखते हैं। 19th सेंचुरी में क्या होता है, टेक्नोलॉजिकली और इकोनॉमिकली हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं, ये थर्ड फेज है। इसमें जो ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है, राइस नहीं, यहाँ पे राइज है, आई एम सॉरी, ठीक है, एस होगा, यहाँ पे राइस हो गया है गलती से, ये राइस होगा, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि इस टाइम पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, तो इंडस्ट्रीज जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है उसकी वजह से आपने पढ़ा होगा कि कितनी सारी साइंटिफिक जो डिस्कवरीज होती हैं, कई सारी मशीन्स बनती हैं और बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो जाती है, फैक्ट्री बेस्ड मतलब इकोनॉमिक्स डेवलप हो जाती है, सॉरी इकोनॉमिकल सिचुएशन डेवलप हो जाता है। जहाँ पहले खेती वगैरह पे ज़्यादा हम निर्भर थे, अब हम ज़्यादातर प्रोडक्ट्स बनाना, फैक्ट्री लाइफ और लेबर, इन सब पे हमारी सोसाइटी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हमें, ये सब तीन चीज़ें जो है उन्होंने मॉडर्निटी को बेसिकली जन्म दिया है, ये सब चीज़ें उसकी जननी है, उसकी माता है, तीनों चीज़ें, ठीक है। अब थोड़ा इनलाइटमेंट पीरियड को हम समझने की कोशिश क्या करते हैं कि क्या था इनलाइटमेंट पीरियड। ओके, The root of the ideas developed by early sociologists are grounded in the social condition that prevailed in Europe. इससे क्या कहने की कोशिश की जा रही है, देखिए जो सोशोलॉजी डेवलप हुई, ठीक है, या सोशोलॉजी जो इमर्ज हुई या सोशोलॉजी जो आई, जो उस टाइम पे यानी इस पीरियड में 1300 से लेके 1900 के पीरियड में जो भी चीज़ें समाज में बदल रही थी, लोगों की सोच विचार में आ रही थी, सोशल कंडीशन जो चेंज हो रहा था यूरोप में, उसी ने कहीं ना कहीं सोशोलॉजिस्ट को, समाज शास्त्री को एक चीज़ क्वेश्चन करना, सोचना, सोसाइटी इस तरीके से चेंज हो रही है तो क्यों हो रही है, सोसाइटी नहीं हो रही है तो क्यों हो रही है, या सोसाइटी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो किस लिए हो रहे हैं और किस पे किस प्रकार का इन्फ्लुएंस या प्रभाव डाल रहे हैं, इसके बारे में सब कुछ सोचने पे मजबूर करती है। जो सोशोलॉजी का इमर्जेंस होता है, जिसको हम साइंटिफिक डिसिप्लिन कहते हैं, उसको हम यूरोपियन हिस्ट्री के साथ ही समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपसे बात की कि जिस तरीके से मिडिवल टाइम से हम मॉडर्न टाइम में अलग अलग फेजेस में बढ़ते हैं, वैसे ही सोशोलॉजी उन मॉडर्न फेजेस, जब मॉडर्निटी को हम टच करते हैं या मिडिवल से मॉडर्न की तरफ आ रहे होते हैं, तो उन्हीं सब फेजेस में डेवलप हुई, यानी मॉडर्निटी और सोशोलॉजी जो है, या मॉडर्न हिस्ट्री और सोशोलॉजी एक साथ डेवलप हुए हैं, ठीक है, कहने का यहाँ पे यही मतलब है। और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जो चेंजेस थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और फ्रेंच रिवोल्यूशन से आई थी सोसाइटी में, उन सब का नतीजा सोशोलॉजी है, या नतीजा नेगेटिव टर्म होते हैं, मतलब उन सब के मिश्रण से सोशोलॉजी उत्पन्न हुई है, जो कि मैं बोलती हूँ कि बहुत ही अच्छा अपने आप में सब्जेक्ट डिसिप्लिन है, ठीक है। अब इनलाइटमेंट पीरियड को डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, इनलाइटमेंट पीरियड में होता क्या है, एक न्यू वे ऑफ थिंकिंग आती है और जो भी रियलिटी है उसको नए तरीके से देखने की एक अंडरस्टैंडिंग लोगों के अंदर डेवलप होने लगती है, समाज को अलग तरीके से समझने की, देखने की। इंडिविजुअल जो हैं, जो लोग होते हैं अलग अलग, वो हर चीज़ को क्वेश्चन करने लगते हैं, उनके जीवन में जो भी चीज़ें होती हैं, और कोई भी चीज़ को, मतलब अब हम पहले का फेस में क्या था, हम हर चीज़ को चर्च, प्रीस्ट, रिलीजन, अथॉरिटी, जो भी किंग है, मोनार्क है, उनके नज़रिए से देखते थे, उनकी नज़रिए से समझते थे, हमारा एज अ इंडिविजुअल, एज अ कॉमन पर्सन कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। लेकिन इस टाइम पे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप हो रहा था, ओके। मतलब बेसिकली एज अ इंडिविजुअल हम ग्रो हो रहे थे, एज अ इंडिविजुअल हम क्वेश्चन कर रहे थे, एज अ इंडिविजुअल हम चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे। केवल गॉड का जो दिया हुआ, मतलब बेसिकली गॉड क्या, प्रीस्ट का जो दिया हुआ डेफिनेशन है, या जो हमारे किंग ने ऑर्डर कर दिया, उसके अलावा भी हम चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले ये चीज़ें नहीं थी, क्वेश्चन करना नहीं था, क्वेश्चन आप कर ही नहीं सकते, आप गॉड की, प्रीस्ट की अथॉरिटी क्वेश्चन थोड़े कर सकते थे मिडिवल टाइम में। अभी तो हम ऐसे मॉडर्न फेज में हैं कि कोई भी किसी रिलीजन को क्वेश्चन कर सकता है, बाद में कंट्रोवर्सी होती है, वो अलग चीज़ है, बट फिर भी लोगों के पास इतने राइट्स हैं, उस टाइम पे ऐसा कोई राइट नहीं था, क्योंकि गॉड से ज़्यादा कुछ वो सोच ही नहीं सकते थे, ठीक है।
और ये सब चीज़ें कैसे डेवलप होती हैं, तो कमर्शियल रेवोल्यूशन की वजह से, साइंटिफिक रेवोल्यूशन की वजह से, और फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इन सब चीज़ों ने मिल के सोशियोलॉजी को एक तरीके से जन्म दिया या सोशियोलॉजी को लाने का काम किया है। ठीक है, अब अगर हम यूरोप में जो सोशल स्ट्रक्चर था, ठीक है, या जो पूरी सोसाइटी उस टाइम पे थी, जो उसका स्ट्रक्चर था, किस प्रकार सोसाइटी बनी थी। सोसाइटी में बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि इकोनॉमी कैसी है सोसाइटी की, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है सोसाइटी का। देखिए, एक सोसाइटी, कोई भी समाज जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स से मिलके बना होता है। समाज में पॉलिटिक्स होता है, राजनीति होती है, आर्थिक गतिविधियां कैसी हो रही हैं, मतलब अर्थव्यवस्था किस चीज पर निर्भर है, कैसे लोग कमाई कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्या कल्चर है, क्या रहन सहन है, समाज कितने प्रकार से बटा हुआ है भागों में, यानी स्ट्रैटिफिकेशन किस तरीके से है, क्लासेस में, कास्ट में, हर बहुत तरीके से मतलब डिवाइड होता है। और ये फैक्टर्स होते हैं, पर जनरली ये फैक्टर होते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है, मैरिज की, फैमिली के, उन सभी आप स्टडी कर सकते हैं सोसाइटी को। तो हम बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे कि ये मॉडर्न टाइम से पहले, मिडिवल टाइम पे बेसिकली किस प्रकार की सोसाइटी थी। तो बेसिकली यहाँ से पढ़ना है। तो देखिए, ओल्ड जो यूरोप था वो बहुत, अगर ट्रेडिशनल यूरोप या मिडिवल, अगर मैं सही बोले तो मध्यकाल यूरोप की यहाँ पे बात हो रही है। ओल्ड यूरोप लिखा गया है, ट्रेडिशनल था, ठीक है, ट्रेडिशनल था। लैंड जो था, जमीन जो थी, वो उनकी अर्थव्यवस्था सिस्टम का सेंटर था, यानी जो भी आर्थिक गतिविधि होती थी वो जमीन से संबंधित होती थी, यानी कृषि, कृषक, इस टाइप की सिचुएशन था। उसके बाद फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे वो ओनर थे लैंड के, और पीजेंट उस पर काम करते थे, बेसिकली किसान काम करते थे, और फ्यूडल लॉर्ड जो थे वो जमीन को ओन करते थे। अब यहाँ पे फ्यूडलिज्म का एक आइडिया आता है। फ्यूडलिज्म क्या था? मध्यकाल में यूरोप में बहुत फेमस था, माना जाता है कि भारत में भी था, बट अभी भारत की बात नहीं हुई तो यूरोप का ही डिस्कस करते हैं। फ्यूडल क्या होता था? मान लीजिए कोई एक देश है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, एक देश है, तो कोई भी देश, ऑस्ट्रिया बोल लेते हैं कि ये ऑस्ट्रिया है। अब ऑस्ट्रिया का राजा यहाँ, चाहे यहाँ कहीं भी बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए राजा बैठा है, किंग राज कर रहा है इस पूरे एरिया पे, जो मैंने ड्रॉ किया है उस पूरे एरिया पे राजा राज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत एरिया है ना, ये एरिया इतना सारा है, वो कैसे कंट्रोल करेगा राजा? तो वो राजा क्या करता था, अपने डिफरेंट डिफरेंट क्लोज वंस को भी, या जो भी उसके, मतलब राजा यहाँ पे सेंटर में मान लीजिए बैठा है, अपने कैपिटल में बैठा है, तो वहां से वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों को कुछ जमीन असाइन करता था कि मतलब मान लीजिए कि इसको उसने बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया। हम यहाँ पे 3 ही पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 1 2 3, ओके, इसने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया और 3 लोगों को इसने दे दिया। जो 3 लोगों को वो जमीन देगा अपना, ये 3 पार्ट, तो उनको हम बोलेंगे फ्यूडल। तो फ्यूडल का काम क्या होता था कि समय समय पे ये जमीन से जो भी मतलब या तो टैक्स कलेक्ट करता था या जो भी होता था, वो जाके राजा को दे दिया करता था, ठीक है। और जब भी राजा को किसी से लड़ाई करना होता था या अपने सेफ्टी के लिए, वो फ्यूडल से बोलता था कि आप एक सेना भी पर, मतलब राजा के पास खुद का सेना नहीं होता था। जो ये फ्यूडल को जमीन दी गई थी, फ्यूडल राजा की जमीन की देखभाल भी करता था, उस पे से टैक्स भी कलेक्ट करता था, राजा को कुछ नजराना भी देता था। और जब भी राजा को जरूरत होती थी तो नाइट्स, यानी जो लड़ाकू होते हैं, जो योद्धा होते हैं, उनको भी फ्यूडल पाल रहा होता था, देख रहा होता था। और वो फ्यूडल जब भी राजा को आवश्यकता पड़ी तो वो उसको सेना देता था, ठीक है। तो मतलब फ्यूडल का काम क्या था, फ्यूडल लॉर्ड का काम क्या था कि राजा ने उसको जमीन दी, तो जमीन पे गरीब लोगों से खेती करवानी है। उन्हीं गरीब लोगों को सेना का, मतलब सब जो खेती कर रहे थे वो सेना में नहीं थे, लेकिन सेना भी एक मेंटेन रखनी है कि जब भी राजा को आवश्यकता पड़े तो वो सेना राजा को दे सके। दूसरा काम था कि जो भी जमीन से टैक्स वगैरह कलेक्ट हो रहा है उसको कलेक्ट करे, अपना सेना मेंटेन करने के लिए यूज करे और अपने लिए रखे, बाकी राजा को एज अ नजराना के रूप में दे दे। तो यही फ्यूडल सिस्टम होता था। लेकिन जो पीजेंट्स थे, जो लोग इस पे काम करते थे, किसान थे, फ्यूडल लॉर्ड से जमीन, जिसपे फ्यूडल लॉर्ड जमीन पे जिसपे काम करवाते थे, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी, बहुत बुरी थी। उनको इतनी मेहनत करने के बाद भी अपनी जो लाइफ थी वो प्रॉपर नहीं जी पाते थे, बिकॉज ये जो फ्यूडल लॉर्ड थे उनको बहुत एक्सप्लॉइट करते थे। और जब भी राजा को किसी युद्ध में जाना पड़ता था तो इन्हीं में से सेना बहुत सारी निकाली जाती थी और वहां पे भी इनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। बाकी चैप्टर में अगर कहीं डिस्कस होगा तो मैं आगे भी आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर दूंगी, बेसिक आइडिया आपको यहाँ दे दिया है।
जो क्लासेस थी, यानी जो समाज में स्ट्रैटिफिकेशन था, बंटवारा था, डिवीजन था, वो बहुत क्लियरली था। ठीक है, रिलीजन जो था, धर्म, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था समाज में। और जो रिलीजियस हेड यानी प्रीस्ट जो होता था, वो ही डिसाइड करता था कि क्या सही है, क्या गलत है, किसे क्या करना है, किसे क्या नहीं करना। और बहुत प्रकार के टैक्सेस देने पड़ते थे आम जनता को। ठीक है, और फैमिली और किनशिप मतलब परिवार, परिवार से जितने संबंधी रिश्तेदार है, ये सबसे ज़्यादा गरीब लोगों का एक सेंटर होता था, और अमीरों का भी मान सकते हैं। और मोनार्की जो राजा का राज था, वो समाज में बहुत ज़्यादा एकदम फ्लरिश था। सब लोग उसमें विश्वास करते थे, और लोग मानते थे कि जो राजा है उसको गॉड से या मतलब जो भी क्राइस्ट है, जीसस है, उनसे मतलब गॉड से, किसी भी हेवनली पावर से राइट मिला है। यानी राजा को भगवान ने, प्रभु ने, अल्लाह ने, देवता ने ऑर्डर दिया है कि आप इन लोगों पे राज करें, ऐसा विश्वास था लोगों के उसमें। ठीक है, और देखिए यहाँ पे अगर मैं कोई भी टर्म यूज़ करती हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, प्लीज़ ऑफेंड मत होइएगा, बिकॉज मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए कह रही हूँ, मैं किसी रिलीजन पे कोई कमेंट नहीं कर रही हूँ। तो प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ही समझिएगा, ज़्यादा उस पर मतलब, क्योंकि मुझे किसी ने मैसेज करके बोला था कि आप एक पर्टिकुलर रिलीजन के टर्म्स यूज़ करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको आसान हो, जिससे आप समझ सके, इसलिए ऐसे टर्म्स बोलती हूँ। ठीक है, बैक टू द चैप्टर। लेकिन अब ये सब चीज़ें हमने समझ ली कि समाज में हो रहा था, लेकिन समाज को धक्का कब लगा, समाज एकदम बदलाव कैसे होने लगा, तो वो होता है दो मेजर रिवॉल्यूशन से। एक था फ्रेंच, एक था इंडस्ट्रियल। बाकी इन दोनों के बीच में बहुत कुछ हुआ है, और इनसे पहले भी थोड़ा बहुत कुछ हुआ है, लेकिन इन दोनों को हम माइलस्टोन मानते हैं। और ये जो रिवॉल्यूशंस हुए, इन दोनों के अलावा जितनी रिवॉल्यूशंस हुए, एनलाइटमेंट, रिलीजियस रिफॉर्म, साइंटिफिक, बहुत सारे, ठीक है, मैं गिनवाती रह जाऊंगी, तो बहुत सारे हुए। उन लोगों ने, इन सारे जो रिवॉल्यूशंस थे, वो जो जितनी चीज़ें थी समाज में उस टाइम पे, ओल्ड यूरोप में, जो भी मैंने बात किया, क्लास सिस्टम, रिलीजन, लोगों को एक्सप्लॉइट करना, ये सब, इन सब चीज़ों को चैलेंज किया। ठीक है, और जो ओल्ड क्लासेस थे, यानी किंग, किंग के बाद प्रीस्ट, प्रीस्ट किंग दोनों एक ही लेवल के होते थे, उसके बाद ऐसे ही नाइट हो गए, उसके बाद सबसे लोअर लेवल पे ये जो लोग खेती करते थे वो थे, और उनसे सब टैक्स वगैरह लिया था। इन सब चीज़ों को ओवरथ्रो कर दिया, किंग तो हट गया। मॉडर्न जो सोसाइटी होती है उसमें किंग थोड़े होता है, हम जिसको चूज करेंगे वही राजा है। राजा क्या मतलब, एक हमारा एग्जीक्यूटिव बोल सकते हैं। ठीक है, हम प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो भी है वो चूज करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोस्ट इंडिया में, तो हमने चूज किया ना, हर 5 साल में हम हटा भी तो सकते हैं। तो सिमिलरली ये सब जो आइडियाज थी, किंग, प्रीस्ट, इनका हट गया। प्रीस्टली क्लास का उतना इंपॉर्टेंस नहीं हुआ, और नई क्लासेस आई, मिडिल क्लास जैसे आती है। ठीक है, रिलीजन को क्वेश्चन करने लगते हैं लोग। उसके बाद जो रिलीजन का इम्पोर्टेंस होता है मध्यकाल में, मिडिवल एज में, वो कम होने लगता है। उसके बाद जो वुमेन की जो सिचुएशन होती है, जो फैमिली की अगर हम बात करें, तो उसमें भी बदलाव आने लगता है। अब वुमेन राइट्स के लिए बात करने लगती हैं। और फाइनली मोनार्क जो होते हैं, जो राजा जो होते हैं, उनको ख़त्म करके डेमोक्रेसी आ जाती है। तो ये बेसिक सिनेरियो आप समझ लीजिए कि मिडिवल टाइम से मॉडर्न टाइम के बीच में ये कुछ मेजर चीज़ें होती हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं याद रहे, अगर आपको ये 2 स्लाइड याद आ जाता है कि पहले यूरोप कैसा था और बाद में किन चीज़ों से कैसा हो गया, तो आप बहुत कुछ अंडरस्टैंड कर सकते हैं रेवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, उसके बाद जो कमर्शियल रेवोल्यूशन और साइंटिफिक रेवोल्यूशन होता है 14th और 18th सेंचुरी में, जिसको रेनेसा का हम फेज पॉपुलरली बोल देते हैं। और इसी की वजह से जो आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, साइंस, ये सब होती हैं, इनका रिवाइवल होता है। जो पास्ट की होती है उनको भी याद करते हैं, और न्यू भी हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कमर्शियल रेवोल्यूशन इसी का देखेंगे। मैं 2 या 3 पार्ट में कोशिश करूंगी कि आपको सब कुछ करा दूं। ज़्यादा पार्ट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बनाओ तो मज़ा नहीं आता। लेकिन इतना मैं प्रॉमिस करती हूँ कि जो भी हिस्टोरिकली भी हुआ, लाइक हिस्ट्री की पर्सपेक्टिव से भी, और सोशोलॉजी के स्टार्ट के पर्सपेक्टिव से भी, और आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस फर्स्ट टॉपिक से पेपर 1 में आते हैं, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी हम सोशोलॉजी की बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।